नमस्कार। फ्यूचरविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अ, हम लास्ट टाइम एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज जिसके सेट 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे होंगे सेट 13। सेट 12 तक हम जो है सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन लेकर आए थे। आज मैंने ये कोशिश किया है, ठीक है, कि टॉपिक वाइज आपको सेट कैसे दिया जाए, टॉपिक वाइज दिया जाए। ठीक है, तो आज सेट 13 में आप देख रहे होंगे। ठीक है, पहला सेट जो है वो ज्योग्राफी से है। ठीक है, अगला सेट अपन सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे। तो सेट 13 टॉपिक वाइज ये सेट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं का वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चे, सीजीएल 2026, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताएं, पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं की बात कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं की बात कर रहे होंगे, पृथ्वी की कौन सी विशेषता, स्थलाकृतिक। ठीक है, तो पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं का सीधा सीधा मतलब ये निकल कर आता है कि पृथ्वी की स्थलाकृतिक यानी कि लैंड फॉर्म, कौन सा लैंड फॉर्म हम इसको बोल रहे होंगे। ठीक है, तो लैंड फॉर्म, तो स्थलाकृतिक कौन कौन सी होगी, जिसमें हम बात कर रहे होंगे पर्वत, किसकी बात कर रहे होंगे, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब चीजों की हम बात कर रहे होंगे। और जब हम स्थलाकृतिक विशेषताओं और उसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसका अध्ययन किसमें किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपको बिल्कुल बेसिक समझना है, इजी लैंग्वेज में समझना है कि पृथ्वी की जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान वगैरह, ठीक है, उनकी स्टडी, उनका अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए है भू आकृतिक विज्ञान, दूसरा है, ठीक है, एक्रोलॉजी, नेक्स्ट है एंथ्रोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, एंथ्रोलॉजी, नेक्स्ट है मौसम विभाग। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, भू आकृतिक विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा, भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे होते हैं भू आकृतिक विज्ञान की, क्या, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, भू आकृतिक विज्ञान की, तो भू, ठीक है, भू का मतलब क्या होता है, जियो। भू का मतलब क्या होता है, जियो। और आकृति का मतलब, मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, आकृति का मतलब होता है मॉर्फो। क्या होता है, मॉर्फो। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, जब आकृति की बात करते हैं तो आकृति से मतलब हमारा क्या है, आकृति से मतलब है मोर्फो। और जब हम बात कर रहे होंगे लॉजी, तो किसी भी वर्ड्स के आगे जब क्या लग जाता है, लॉजी लग जाता है, तो इसका मतलब सिस्टमेटिक, क्या, सिस्टमेटिक स्टडी से साइंस आता है, यानी कि साइंस की बात होती है इसमें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, तो इंग्लिश में हम भू आकृतिक विज्ञान को क्या बोल रहे होंगे, जियोमोर्फोलॉजी। क्या बोल रहे होंगे, जियोमोर्फोलॉजी बोल रहे होंगे, क्योंकि भू का मतलब क्या होता है, जियो, और मोर्फो का मतलब क्या होता है, आकृति, और लॉजी का मतलब क्या होता है, विज्ञान से। किससे होता है, विज्ञान से। ठीक है, तो पृथ्वी की जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उसकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, ठीक है, भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी डाल रखा है एक्रोलॉजी, इससे संबंधित कोई कोई चीज होती नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन सी देख लेते हैं, एंथ्रोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या है, एंथ्रोलॉजी। जब हम एंथ्रोलॉजी की बात कर रहे होंगे, तो जब मानव समाज, ध्यान दीजिएगा, मानव समाज या मानव से संबंधित अध्ययन किया जाता है, मानव समाज या, ठीक है, मानव से संबंधित, मानव से संबंधित क्या की जाती है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोल रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एंथ्रोपोलॉजी। तो टर्मोलॉजी से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर देखते हैं, भूविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन यहां पर दे रखा है, जॉन बटलर, अल्फ्रेड वेगनर, और नेक्स्ट है जेम्स हटन, और एक है आर्ट स्मिथ। क्या है, आर्ट स्मिथ। तो जब हम भूविज्ञान की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, भूविज्ञान, तो भूविज्ञान के जनक है, क्या, भूविज्ञान के जनक जो है, फादर जो है, क्या, इसके फादर, फादर जो है वो किसको बोलते हैं, ठीक है, जॉन बटलर को बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा इसमें, जेम्स हटन। क्या याद रखोगे, जेम्स हटन
जेम्स हटन आपको इसलिए याद रखना होगा, ध्यान दीजिएगा, जेम्स हटन जो है इसको आधुनिक क्या बोला जाता है, आधुनिक आधुनिक भूविज्ञान का जनक है। तो इसमें आप दो पॉइंट याद रखना, एक तो क्या, भूविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जब बात आए भूविज्ञान के जनक की, ठीक है, जब बात आए भूविज्ञान के जनक की, ठीक है, भूविज्ञान के जनक की जब बात आए, ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे इसमें, ये क्या है, जॉन बटलर। और जब हटन की बात आए तो ये क्या है, आधुनिक भूविज्ञान के जनक, क्या, आधुनिक भूविज्ञान के जनक होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जब अल्फ्रेड वेगनर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अल्फ्रेड वेगनर की बात करते हैं, तो अल्फ्रेड वेगनर जो है ये क्या है, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया था इन्होंने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है भूविज्ञान के जनक। यदि ये पूछ लेता कि आधुनिक भूविज्ञान का जनक, तो आधुनिक भूविज्ञान का जनक कौन माना जाता, जेम्स हटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात करते हैं स्थलाकृतिक विज्ञान की, किसकी बात कर रहे होते हैं, स्थलाकृतिक विज्ञान की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे को ये एक चीज पता है कि पृथ्वी की सतह, क्या, पृथ्वी की सतह जो है, पृथ्वी की सतह जो है वो क्या है, अस्थायी व परिवर्तनशील। मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की सतह जो है वो क्या है, अस्थायी व परिवर्तनशील है, ठीक है, पृथ्वी की सतह अस्थायी व परिवर्तनशील है, ये आप सबको पता है, ठीक है, कैसे पता है, क्योंकि जो है कई बार पर्वत, पठार और मैदानों का जो निर्माण होता है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की सतह जो है वो है क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, जब आपने ये बोला कि पृथ्वी की सतह क्या है, परिवर्तनशील है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल कर आता है, मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका मतलब ये आता है कि यानी कि भू संचलन हो रहा है, क्या हो रहा है, भू संचलन, यानी कि पृथ्वी की सतह का अस्थायी और परिवर्तनशील होना ही क्या कहलाता है, भू संचलन, अर्थ मूवमेंट, क्या कहलाता है, अर्थ मूवमेंट ये कहलाता है। पृथ्वी की सतह का क्या होना, अस्थायी, क्या होना, अस्थायी, टेम्परेरी और चेंजेबल, ठीक है, ये होना ही क्या कहलाता है, भू संचलन। और मेरे प्यारे बच्चे, जब हम भू संचलन की बात करते हैं, अर्थ मूवमेंट की बात करते हैं, तो अर्थ मूवमेंट जो है वो दो तरह से हो सकता है, ठीक है, एक तो अपन क्या बोल रहे होंगे, अंतर्जनित भू संचलन, मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहे होंगे, अंतर्जनित भू संचलन, और एक भू संचलन जो होगा वो कौन सा होगा, बहिर्जनित भू संचलन, कौन सा होगा, बहिर्जनित भू संचलन, ठीक है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अंतर्जनित भू संचलन की बात कर रहे होते हैं, तो अंतर्जनित भू संचलन, ठीक है, अंतर्जनित भू संचलन, इसका मतलब है पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के द्वारा जो जो बल लगाए जाते हैं, जो जो फोर्स लगाए जाते हैं, उनसे जो बल या फोर्स उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंतर्जनित भू संचलन बोलते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं बहिर्जनित भू संचलन की, किसकी बात कर रहे होते हैं, बहिर्जनित भू संचलन की, तो बहिर्जनित भू संचलन जो है वो पृथ्वी की सरफेस पर बाहर से लगता है, जिससे मैदानों का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। यानी कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, डेन्यूडेशन, क्या लिख देता हूँ, डेन्यूडेशन, यानी कि अनाच्छादन, क्या, जब हम अनाच्छादन की बात कर रहे होते हैं, तो ये कौन सा है, ये बहिर्जनित बल होता है, अनाच्छादन, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अपक्षय, क्या, अपक्षय यानी कि वेदरिंग, ठीक है, अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन, अपर्दन का मतलब क्या हो रहा होगा, इरोजन, क्या होगा, इरोजन। तो जब अनाच्छादन की बात होती है, किसकी बात होती है, अनाच्छादन यानी कि अपक्षय और अपर्दन की बात की जाती है, ठीक है, तो ये कौन सा बल लग रहा है, बहिर्जनित बल लग रहा है, एक्सोजेनेटिक फोर्स लग रहा है। और एंडोजेनेटिक फोर्स से किसका निर्माण होगा, जब पर्वत पर्वत, ठीक है, यानी कि माउंटेन, प्लेट्यू, इनका निर्माण हो रहा होगा, वो किससे होगा,
अंतर, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बल। तो मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बल जो होंगे उसको क्या बोल रहे होंगे अपन, एंडोजेनेटिक फोर्स। क्या बोल रहे होंगे, एंडोजेनेटिक फोर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, अंतर्जात बल। ठीक है, एमटीएस में पूछा गया है 2023 में, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, फैक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए। पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे होंगे पृथ्वी के ऊपरी मेंटल के अत्यधिक चिपचिपे और यांत्रिक रूप से कमजोर और भंगुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर बात की जा रही है पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की। जब हम पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहे होते हैं अपन, पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की जब हम बात कर रहे होंगे तो ध्यान दो भाई, पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की जब हम बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की। तो इसमें आप ध्यान देना, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट आएगा उसको अपन क्या बोल रहे होंगे, मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर वाले पार्ट को अपन क्या बोल रहे होंगे, ऊपर वाले पार्ट को जो है हम बोल रहे होंगे क्रस्ट। क्या बोल रहे होंगे, इसको हम क्रस्ट बोलेंगे। और उसके बाद में जो है क्या आएगा, उसके बाद में आएगा मेंटल। क्या आ रहा होगा, उसके बाद में मेंटल आएगा, ठीक है, क्रस्ट, क्रस्ट के बाद में मेंटल, और मेंटल के बाद में क्या आएगा, कोर आएगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी मेंटल, जब हम मेंटल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेंटल की बात करते हैं, तो मेंटल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो क्या होता है, अपर मेंटल, क्या होता है, अपर मेंटल, और एक होता है इनर मेंटल। क्या होता है, इनर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल और एक क्या होता है, इनर मेंटल। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब अपर मेंटल और इनर मेंटल की बात की जाती है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के क्या ऊपरी मेंटल के अत्यधिक चिपचिपे, ठीक है, भंगुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन क्या दे रखा है, बहिर्मंडल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल और मध्य मंडल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्थल मंडल। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फेयर। क्या बोल रहे होते हैं इसको हम, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। ध्यान दीजिएगा, जब हम दुर्बलता मंडल की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, दुर्बलता मंडल की, तो धक ऊपरी क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल। तो इनर क्रस्ट वाला ये वाला जो पार्ट आता है, इसको हम क्या कहेंगे, एस्थेनो, क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फेयर। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, एस्थेनोस्फेयर, यानी कि दुर्बलता मंडल। और ये वाला पार्ट जो है क्या कहलाएगा फिर, मध्य मंडल कहलाएगा। और जब हम बात कर रहे होंगे बहिर्मंडल की, ठीक है, बेरोस्फीयर की, तो नीचे वाला कोर वाला पार्ट आएगा, किसका आएगा, कोर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे होंगे, बहिर्मंडल को। ठीक है, तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, एसएससी 2024 का क्वेश्चन है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थल मंडल। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं भूकंप की, किसकी बात कर रहे होते हैं, जब हम अर्थक्वेक की बात कर रहे होते हैं, भूकंप की बात कर रहे होते हैं, तो भूकंप में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर बात आप देखिए, जब हम भूकंप की बात कर रहे होंगे तो मान लो क्रस्ट या ऊपरी मेंटल, ठीक है, जब बात कर रहे होंगे अर्थक्वेक की, तो मान लो यहाँ से भूकंप का उद्गम क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, भूकंप का उद्गम है, इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और यहाँ से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हुई, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ से मान लो, ठीक है, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो रही है, ठीक है, फोकस से क्या हो रही है, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो रही है, और ये पृथ्वी की सतह है, ये वाला भाग क्या है, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस।
ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये है अर्थ सरफेस। तो ध्यान दीजिएगा, जब फोकस से भूकंपीय तरंगे यानी कि सिस्मोग्राफिक वेव जनरेट होती है और वो सतह पर जहां पर सबसे पहले पहुंचती है, सतह पर जहां सबसे पहले पहुंचती है, तो इसे हम कहते हैं एपी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है एपी सेंटर। क्या कहा जाता है, एपी सेंटर या अभिकेंद्र, अधिकेंद्र। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, एपी सेंटर। क्या कहा जाता है, एपी सेंटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका कौन सा वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है, जो भूकंप के केंद्र से सबसे नजदीक सतह पर बिंदु को क्या कहा जाता है, अभिकेंद्र, और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफिक वेव। ठीक है, यहां से जो है भूकंपीय तरंगे, क्या, भूकंपीय तरंगों, यहां से क्या होता है, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सिस्मोग्राफिक वेव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है डैश डैश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की ऐसी कौन सी लेयर है जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है आंतरिक कोर मेंटल, सी ऑप्शन है बाह्य कोर, और डी है भूपर्पट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, जो है बाह्य कोर, कौन सा वाला पार्ट, बाह्य कोर की जब हम बात कर रहे होंगे, आउटर कोर की जब बात कर रहे होंगे, ठीक है, और आउटर कोर की जब बात कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में कोर को डिवाइड किया गया है। तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं आउटर कोर। कौन सा बोलते हैं, आउटर, आउटर कोर। और मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आउटर कोर यानी कि बाह्य कोर, और नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, इनर कोर। और ये जो है ये कौन सी अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है, ये क्या है, लिक्विड अवस्था में है। क्या है, लिक्विड अवस्था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आउटर कोर जो है वो कौन सी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। और इसी वजह से जो है ये जो है पृथ्वी की जो, किसके लिए, उसके, किसके लिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए ये क्या है, जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि आउटर कोर। आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किससे बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप थोड़ा डिटेल से समझिएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद में क्या है, कोर। जब बात कर रहे होंगे हम क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो इसका जो अलग अलग नाम दिया गया है, ये दिया गया है घनत्व। जब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की हमने डेंसिटी बेस्ड यानी कि घनत्व पर आधारित अध्ययन किया, किससे बेस्ड, डेंसिटी बेस्ड स्टडी किया, तब हमने पृथ्वी की जो है थ्री पार्ट्स में इसका नामांकन किया, जिसको नाम दिया गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होते हैं वोल्केनो इरप्शन के हिसाब से, ठीक है, तो हम बात इसमें नाम ले रहे होंगे क्या, हम नाम ले रहे होंगे क्या, सियाल, क्या बोल रहे होंगे, सियाल, सीमा, सियाल, उसके बाद में क्या बात कर रहे होंगे, सीमा और नीफे, सियाल, सीमे और सीमा और नीफे। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो नाम दिया गया है, ये कौन सा मटेरियल है अर्थ में, ठीक है, नीचे कौन सा मटेरियल है, कौन सी लेयर में कौन सा मटेरियल है, उसके बेसिस पर यह नाम निकाला गया है। और जब सियाल की बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है यानी कि कोर जो है, ये किसकी बनती है, ये बनी हुई है सिलिका, क्या, सिलिका। और ए एल से मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा, ए एल से आएगा एल्यूमिनियम, क्या आएगा, एल्यूमिनियम आ रहा होगा। ठीक है,
एल्यूमिनियम। और जब बात कर रहे होंगे सीमा की, तो सीमा से यानी कि SI से वो ही क्या आएगा, सिलिका, यानी कि मेंटल में भी जो है सिलिका पाई जाती है। और एक पार्ट आएगा ये वाला, कौन सा है, ये आएगा मैग्नीशियम। मेरे प्यारे बच्चे क्या आ रहा होगा, मैग्नीशियम आ रहा होगा। इसके अलावा एक ये वाला पार्ट जो है ये क्या आ रहा होगा, ये निकल, क्या आ रहा होगा, निकिल, निकिल। और एक जो है Fe से क्या आ रहा होगा, फेरियम, यानी कि लोहा, फेरियम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किससे बना है। मेरे प्यारे बच्चे ये वाला पार्ट किसका है, ये पार्ट है क्रस्ट का। और ये वाला पार्ट जो है वो किसका है, मेंटल का पार्ट है। और ये वाला पार्ट किसका है, कोर का, किसका है, कोर का। तो कोर किससे बना है, निकल और फेरियम से। मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी मैं बोल चुका हूं कि फेरियम को हम क्या बोल सकते हैं, लोहा, आयरन बोल सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जब हम बात कर रहे होंगे निकल और तांबा, तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं पाया जाता। जब बात कर रहे होंगे निकल और एल्यूमिनियम, तो ये भी गलत है। निकल और मैग्नीशियम, ये भी गलत है। ठीक है। इसमें राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ये कंप्लीट याद रख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत की बात की जा रही है, जो ग्रेनाइट की संरचना की तुलना में कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक होती है। मेरे प्यारे बच्चे जब हम बात करते हैं एंडेसिटिक की, किसकी बात कर रहे होंगे, एंडेसिटिक की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है महासागरीय भूपर्पट्टी, मेंटल, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी और बाहरी कोर। ध्यान दीजिएगा, जब वोल्केनो इरप्शन होता है, मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय, यानी कि वोल्केनिक, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, तो इसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार में अलग अलग टाइप के मटेरियल निकलते हैं। तो जैसे ग्रेनाइट, ध्यान दीजिए, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है बाद में आके जो है ये किस रूप की चट्टानें बन जाती है, इससे रायोलाइट, कौन सी बन जाती है, रायोलाइट। ठीक इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूँ बेसाल्ट चट्टानें, कौन चट्टानें, जब बेसाल्ट चट्टानें होती है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के बाद में बनती है गेब्रो, कौन सी रॉक्स बनती है, गेब्रो। अभी के लिए आप दो चट्टानों का नाम याद रखना, ग्रेनाइट और गेब्रो। मेरे प्यारे बच्चे जब ग्रेनाइट की बात कर रहे होते हैं, तो पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला पार्ट आता है, कौन सा पार्ट आता है, क्रस्ट, यानी कि महाद्वीपीय जो क्रस्ट होता है, ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी। मेरे प्यारे बच्चे जब कोई बात की जाए महाद्वीपीय, यानी कि कॉन्टिनेंटल, क्या, कॉन्टिनेंटल सरफेस होती है, तो कॉन्टिनेंटल सरफेस किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की, किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की। आगे यहाँ पर बता रखा है महासागरीय भूप्रपट्टी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब महासागरीय भूप्रपट्टी की बात आती है, तो महासागरीय भूप्रपट्टी जो है वो किसकी बनी होती है, ठीक है, वो है बेसाल्ट चट्टानों की, किसकी बनी होती है, बेसाल्ट चट्टानों की बात होती है। तो यहाँ पर आप याद रखना, ठीक है, यानी कि अर्थ की सरफेस, यानी कि जब भूप्रपट्टी की बात होती है, किसकी, भूप्रपट्टी की बात होती है, तो भूप्रपट्टी किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की। और ठीक है, महाद्वीपीय, जब महासागरीय भूप्रपट्टी की बात होती है, तो वो किसकी बनी होती है, बेसाल्ट चट्टानों की, किसकी बनी होती है मेरे प्यारे बच्चे, बेसाल्ट चट्टानों की। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे वो हो जाएगा महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, क्योंकि यहाँ पर नाम क्या आ रहा है, ग्रेनाइट की संरचना, कौन संरचना, ग्रेनाइट की संरचना। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान समझना, भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो द्रव्यमान के हिसाब से पृथ्वी के, ठीक है, डैश दे रखा है बीच में, प्रतिशत से कम है। महासागरीय भूप्रपट्टी, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर दो बातें बोली जा रही है। एक तो भूप्रपट्टी की बात की जा रही है, ठीक है, महासागरीय भूप्रपट्टी और महाद्वीपीय भूप्रपट्टी में। अभी अभी मैंने बात किया कि महासागरीय भूप्रपट्टी अलग होती है और महाद्वीपीय भूप्रपट्टी अलग होती है। मेरे प्यारे बच्चे जब हम पृथ्वी की सतह की बात कर रहे होते हैं, पृथ्वी की सतह, ठीक है, किसकी बात कर रहे होंगे, पृथ्वी की सतह की बात कर रहे होंगे, तो पृथ्वी की सतह जो है वह अलग अलग वो हो सकती है। महासागरीय सतह, कौन सी, महासागरीय सतह, और एक हो सकती है महाद्वीपीय,
कौन सतह? महाद्वीपीय सतह हो सकती है, ठीक है, महाद्वीपीय सतह, ठीक, कॉन्टिनेंटल सरफेस, ठीक है, और ओशियनिक सरफेस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महासागरीय भूप्रपट्टी और महाद्वीपीय भूप्रपट्टी में अक्सर अधिक फेल्सिक चट्टानें होती है। कौन सी होती है? फेल्सिक चट्टानें होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 5, 1, 2 और 10। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 1। तो इसमें राइट आंसर जो है, दोनों का जो डिफरेंसेस आएगा फेल्सिक चट्टानों का, ठीक है, जो द्रव्यमान का, किसका? द्रव्यमान का, वो कितना आता है? 1% का। कितना आता है मेरे प्यारे बच्चे? 1% का। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1913 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए है जीव उत्तराधिकार का सिद्धांत। तो देखो, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जीव उत्तराधिकार के सिद्धांत की यहाँ पर बात नहीं होगी। इसका मतलब, इसका संबंध जो है वो किससे है? साइंस से। उसके बाद में बोल रखा है स्लेब और पुल सिद्धांत, सहवनीय तरंगे, सहवनीय धारा सिद्धांत, यानी कि कन्वेंशनल, क्या? कन्वेंशनल करंट थ्योरी। और नेक्स्ट है फॉल्टिंग सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चे, फॉल्टिंग सिद्धांत नाम से ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो इन दो ऑप्शंस को आप जो है पहले से ही क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो, ताकि हमारा जो है टाइम बच जाएगा, हमारी एनर्जी सिक्योर हो जाएगी। तो अब आगे आइए, अब हमारा दिमाग दो पर जाएगा, स्लेब एंड पुल सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, किसकी बात कर रहे होंगे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात कर रहे होंगे, तो दो प्लेटें जो है वो एक दूसरे के अंदर, ठीक है, दो प्लेटों में से एक प्लेट जो है अंदर क्या होती है? खिंच जाती है, धस जाती है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? धस जाती है। तो इसको क्या, इसको खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जो प्लेट धस रही है उसमें क्या उत्पन्न होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सिद्धांत, यानी कि जब हम स्लेब एंड पुल सिद्धांत की बात कर रहे होंगे, तो ये किससे संबंधित? इसका संबंध जो है वो किससे संबंधित है? टेक्टोनिक सिद्धांत से। इसका संबंध किससे है? टेक्टोनिक, टेक्टोनिक सिद्धांत से। प्लेट टेक्टोनिक, पूरा लिखो तो पूरा देख लेना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से इसका संबंध है। सहवनीय धारा सिद्धांत, मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे होम्स, आर्थर होम्स ने एक सिद्धांत दिया था, सहवनीय धारा सिद्धांत। और उन्होंने कहा था कि मेंटल से, कहां से? मेंटल से सहवनीय तरंगों के रूप में, किस रूप में? सहवनीय तरंगों के रूप में जो है एनर्जी बाहर प्रोड्यूस हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे? सहवनीय तरंग सिद्धांत या सहवनीय धारा सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? 1930 के दशक में ये सिद्धांत किसने दिया था? आर्थर होम्स ने। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सातवीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जो भूमध्य युगीन लैटिन शब्द केलियम से ली गई है? मेरे प्यारे बच्चे, ओवरऑल यहाँ पर बात की जा रही है पृथ्वी की भूप्रपट्टी की। किसकी बात की जा रही है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी की। तो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन इसमें क्या पाई जाएगी? ऑक्सीजन। इस मेरे प्यारे बच्चे, इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन में और है, ठीक है, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन था, जिसमें डायरेक्टली देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहले यह क्वेश्चन देखो, मैं फिर वापस इस क्वेश्चन पर आऊंगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पृथ्वी की भूर पर, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्यों पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, एसएससी स्टेनो 2023 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन पर नजर डालो, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पर? इस वाले क्वेश्चन पर नजर डालो। कौन से? क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछा गया है एमटीएस 2023। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं ट्रेंड। जो क्वेश्चन यहां पर पुटअप किया जा रहा है, सेम उसी का ट्रेंड फॉलो किया गया है, ठीक है, स्टेनो में। किस में किया गया है? स्टेनो में। इसलिए जब जब जो पीवाईक्यूज आते हैं, पीवाईक्यूज का पूरा जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसके हमेशा नोट्स बना लेने चाहिए। क्या बना लेने चाहिए? नोट्स बना लेने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं अभी अभी आपको बताया था, ठीक है, उस क्वेश्चन की हम बात कर रहे होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर पृथ्वी की भूप्रपट्टी की तत्व और प्रपट्टी उसका जो कितना परसेंट है, ठीक है, उसमें कॉलम को मैच करने के लिए बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट है?
47%। कितने परसेंट है? 47%। अभी के लिए आप डेटा पर मत जाइए, आप सिर्फ इतना याद कीजिए कि सबसे ज्यादा जो है किसकी मात्रा है? ऑक्सीजन की। अब आते हैं, यानी कि यहां पर जो है वन का क्या बताया है? सी। वन का क्या बताया है? सी। तो यहां पर दो ऑप्शन क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे होंगे किसकी? अब यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आपको यदि एक भी इसमें आ रहा है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप जो है राइट कर दोगे। उसके बाद में यहां पर जो है सिलिकॉन की बात रहा। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी मैंने आपको यह बताया था कि क्रस्ट और मेंटल, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल, यानी कि सियाल सीमा, दोनों ही किसके बने हैं? सिलिका के। दोनों ही किसके बने हैं? सिलिका के। भाई सियाल जो है, क्या सियाल जो है वो किसका बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम का। ठीक है, और सीमा किसकी बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम की। किसकी बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम की। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल कर आता है कि ऑक्सीजन के बाद में सेकंड हाईएस्ट ऊपर पट्टी में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो भारी मात्रा में तत्व होना चाहिए वो दूसरे नंबर पर कौन होना होगा? सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। यानी कि सिलिकॉन जो है वो कितने? 28%। कितना होगा? 28%। मेरे प्यारे बच्चे, डेटा से क्वेश्चन नहीं पूछते, डेटा याद करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ लॉजिक याद रखिए। ठीक है, ज्योग्राफी में डेटा याद नहीं होगा। ठीक है, उसमें आप जो है सिर्फ क्या याद रखिए? लॉजिक याद रखना। देखो सबसे ज्यादा जो तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। उसके बाद में सिलिका और सियाल और सीमा, दोनों ही पर जो है, दोनों ही लेयर जो है वो किसकी बनी है? सिलिका की। तो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सिलिका। क्या होना चाहिए? सिलिका। तो देखो, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट क्या हो गया? सिलिका। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि दो का क्या हो गया? ठीक है, बी। क्या हो गया? बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उसके बाद में तीसरे का जो है वो क्या बता रखा है? एल्यूमिनियम। यानी कि थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट जो अर्थ में होगा वो क्या होगा? एल्यूमिनियम। और उसके बाद में क्या होगा? ठीक है, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? लोहा। तो सीक्वेंस ध्यान दीजिए कि सीक्वेंस जो है सबसे ज्यादा क्या? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या होगी? ऑक्सीजन। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट जो है उसके बाद में क्या होगी? SiO2, यानी कि सिलिका। क्या होगी? सिलिका। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। और उसके बाद में क्या होगा? फेरियम। उसके बाद में क्या होगा? फेरियम। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार आप सीक्वेंस याद रखना, डेटा में मत जाइए कौन कितना परसेंट है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस वाइज चल रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन पर वापिस ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है? पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सातवीं सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है। तो देखो, एल्यूमिनियम इसमें हो नहीं सकता। एल्यूमिनियम इसमें हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें मैग्नीशियम भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर शब्द दे रखा है कैलियम। तो इस शब्द का संबंध जो है वो किससे होगा? कैल्शियम से। किससे होगा मेरे प्यारे बच्चे? कैल्शियम से हो रहा होगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी में जो है क्या है? सातवीं सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, यानी कि जो सरफेस है उसमें पाई जाती है, भूप्रपट्टी में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्थलमंडल कितना मोटा होता है? ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। स्थलमंडल कितना मोटा होता है? मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी हमने बात किया था कि ये वाला पार्ट जो है क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट दो भागों में बांट दो, ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला क्रस्ट। और ये वाला पार्ट कौन सा है? मेंटल। मेंटल का, यानी कि इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे होंगे? स्थलमंडल। तो यहां से लेकर क्या, यहां से लेकर यहां तक की मोटाई की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इस मोटाई की बात की जा रही है। ठीक है, अर्थ की सरफेस से लेकर, अर्थ की सरफेस से लेके और कहां तक? स्थलमंडल तक के। तो ये पूरा पार्ट जो है, क्या ये पूरा पार्ट जो है ये कितना आ रहा है? ये 10 किलोमीटर से लेकर लगभग लगभग कितने किलोमीटर तक आएगा? 200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर आप याद रखना। ठीक है, राउंड फिगर में 200 याद रखना। हालांकि ये महासागरों के नीचे डेटा अलग आएगा। ठीक है, महासागरों के नीचे डेटा अलग आएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में डेटा, स्थलमंडल की जब मोटाई की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा होगी। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा होगी। ठीक है, महासागरीय क्षेत्र में थोड़ा कम, सबसे कम होगा। उसके बाद में जो है सामान्य जो प्लेन रीजन होता है, सतह जो होती है उसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। मोहोरोविक, मोहो है संतता, किससे अलग करती है? भाई साहब, SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 का ये क्वेश्चन है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं असंतता क्या होती है। असंतता
क्या होती है, यानी कि असांतत्य, असांतत्य, डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या? डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब समझिए सबसे पहले, ये क्या होता है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये है ए, और एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला पार्ट है बी का, ये वाला पार्ट किसका है, बी का। तो यहां पर जो है ए लेयर और बी लेयर दोनों की विशेषता देखने को मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर ये ए और बी के लिए ये क्या है, ये ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र है। क्या है? संक्रमण क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर दोनों की विशेषता देखने को मिलेगी, ए की भी विशेषता देखने को मिलेगी और बी की भी विशेषता देखने को मिलेगी। तो इसको जो है ज्योग्राफी में क्या बोल रहे होंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोल रहे होंगे? डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो इसको कुछ इस तरह समझिए, जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, जब हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की, किसकी बात कर रहे होंगे, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में ध्यान, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखो पहली जो लेयर आती है, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो है वो कौन सी आएगी, फर्स्ट लेयर जो आएगी वो कौन सी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो आएगी क्रस्ट। कौन सी आ रही होगी, वो आ रही होगी क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद में जो है वो क्या आएगी, उसके बाद में आएगा मेंटल, उसके बाद में क्या आएगा, मेंटल। और नीचे कौन सा पार्ट आएगा, कोर का। क्रस्ट को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो अपर क्रस्ट और एक आएगा लोअर क्रस्ट। ठीक है, क्या आएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये कौन सा आ रहा है, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी कि ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला क्रस्ट। उसके बाद में ये वाला पार्ट कौन सा है, मेंटल का। मेरे प्यारे बच्चे सेकंड वाला कौन सा है, मेंटल का। तो मेंटल को जो है आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मेंटल को टू पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अपर मेंटल और इनर मेंटल। तो यहां पर आप नाम दे दो इसको अपर मेंटल, अपर मेंटल। और इसको जो नाम दे दिया, इसको हम नाम दे सकते हैं इनर मेंटल। कौन सा देंगे, इनर मेंटल। उसके बाद में ये वाला भाग आएगा कोर का, किसका आ रहा होगा, ये आएगा कोर का। कोर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो आएगा आउटर कोर, कौन सा आ रहा होगा, आउटर कोर। और एक जो पार्ट आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन सा आ रहा होगा, इनर कोर। कौन सा आएगा, इनर कोर। तो आउटर कोर हो गया और एक कौन सा पार्ट आ गया, इनर कोर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होंगे अपर, ठीक है, किसकी बात, अपर क्रस्ट की और लोअर क्रस्ट की, इन दोनों के बीच में जो है एक डिसकंटिन्यूटी आ गई। यानी कि ये वाली जो लेयर होगी इसमें अपर क्रस्ट की विशेषताएं भी देखने को मिलेगी और इनर क्रस्ट की विशेषताएं भी देखने को मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में जो है क्या पाया, इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्या, कोनोरोड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कोनोरोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में, तो ध्यान देना, उसके बाद में जो यहाँ पर ये कौन सा पार्ट था, लोअर क्रस्ट, और ये क्या है, अपर मेंटल। यानी कि ये और ये, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर एक और डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। और इस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहेंगे, मोह। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मोह कहेंगे। वहीं दूसरी ओर जब हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, अपर मेंटल कौन सा, अपर मेंटल और एक कौन सा, इनर मेंटल।
ठीक है, तो अपर मेंटल और इनर मेंटल दोनों के बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? एक डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी। इसको हम कहेंगे क्या? रेपिटी। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम कहेंगे रेपिटी। ठीक है, और नेक्स्ट है कौन सा? यहां पर ध्यान दो, इनर मेंटल और आउटर कोर। ये कौन सा है? ये इनर मेंटल वाला पार्ट और ये आउटर कोर वाला पार्ट, दोनों के बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी। दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी? एक डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी। और इस डिसकॉन्टिन्यूटी को अपन जो है क्या बोल रहे होंगे? ठीक है, इसको हम बोल रहे होंगे गुटेनबर्ग। क्या बोल रहे होंगे? गुटेनबर्ग। मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर कैसे भी जो है अशांतत्य से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो है सारे के सारे अशांतत्य याद रखना जरूरी है। ठीक है, और जब अब डाउट हो जाए इसको याद कैसे करना है, क्योंकि ये याद करना जो है वो आसान नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा है? आउटर कोर। ये कौन सा है? इनर कोर। तो ये जो है आउटर कोर इनर कोर को जो विभाजित कर रहा है, उस असांतत्य को हम बोलते हैं क्या? लेहमन। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर याद रखना। ठीक है, ये क्या है? असांतत्य। एक कौन सा है? कोनोरोड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन। आइए मेरे प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? मोहोरोविकी। ठीक है, यानी कि मोहो अशांतत्य किसको किससे अलग करती है? तो आप यहां से समझिए, एक तो किसको? लोअर क्रस्ट को, और एक इसको अपर मेंटल को। इसको दोनों को क्या करती है? अलग करती है। तो ऑप्शन देख दो, पृथ्वी का स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल। स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल। मेरे प्यारे बच्चे इसको एक बार होल्ड पर रख दो। यहां पर एक है भूपर्पट्टी और मेंटल। भूपर्पट्टी और मेंटल। उसके बाद में एक यहां पर दे रहा है भूपर्पट्टी और आंतरिक कोर। तो मेरे प्यारे बच्चे, भूपर्पट्टी और आंतरिक कोर वैसे हो नहीं सकता, तो इसको क्या कर दो? गलत कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल। तो इसका संबंध इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से है, न कि वायुमंडल से और जलमंडल से है। तो यहां पर आपके सामने बसते हैं क्या? पृथ्वी का स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल। मेरे प्यारे बच्चे, हम स्थल मंडल ध्यान दीजिएगा, जब बात करते हैं किसका? मोहो की। किसकी बात करते हैं? मोहो की। तो आप यहां पर लॉजिक लगाइए कि लोअर क्रस्ट, क्या? लोअर क्रस्ट। मान लो हम लोअर क्रस्ट को किस में मान लेते हैं? स्थल मंडल में मान लेते हैं। तो नीचे वाला पार्ट कौन सा है? दुर्बलता मंडल का। किसका पार्ट है? दुर्बलता मंडल का। और इन दोनों को बीच में जो है क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। आगे ध्यान देना, भूपर्पट्टी और मेंटल। चलो इसमें देख लेते अपन। भूपर्पट्टी कौन सी है? ये वाला पार्ट जिसको क्रस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रस्ट बोल रहे हैं। और ये क्या है? मेंटल। क्या बोल रहे हैं इसको? मेंटल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि दुर्बलता मंडल तो है वो कोई किसका पार्ट है? दुर्बलता मंडल तो जो है वो इनर मेंटल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इनर मेंटल में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? भूपर्पट्टी और मेंटल को विभाजित करने वाला जो है वो कौन सी परत है? वो है मोहो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसको समझने और इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, कमर गुल। क्या याद रखोगे? कमर गुल। देखो कैसे आप याद रखोगे। ठीक है, कोनोरोड, मैं से क्या? मोहो, रे से रेपिटी, ठीक है, गु से गुटेनबर्ग, और एल से क्या याद रखोगे? लेहमन। ठीक है, तो इसको पूरे के असांतत्य को, यानी कि पूरे के पूरे डिस्कॉन्टिन्यूटी को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखना, कमर गुल। क्या याद रखोगे? कमर गुल। उसके बाद में आप अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की लेयर आप कर दोगे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वह पर्वत परत जो भूपर्पट्टी को कोर से क्या करती है? अलग करती है। मेरे प्यारे बच्चे, भूपर्पट्टी और कोर, भूपर्पट्टी और कोर, तो ध्यान दीजिएगा, भूपर्पट्टी और कोर को जो अलग करती है, तो इसमें आप सिंपल सा सोचने की कोशिश कीजिए कि ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। क्रस्ट को हम क्या बोल रहे हैं? भूपर्पट्टी बोल रहे हैं। और ये क्या है? कोर है। तो इन दोनों को अलग करने वाली लेयर कौन सी है? मेंटल। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। क्या? तो आगे ध्यान दें, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेंटल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम क्या कर चुके थे? सॉल्व कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रह के बाहर से, क्या? ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम। ठीक है, यानी कि हमारे को ये पूछ रहा है कि सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, हम इसकी कई बार बात कर चुके हैं।
देखो मेंटल, मेंटल तो क्या है, दूसरा, मेंटल तो क्या है, दूसरे नंबर पर है, तो इसमें ये क्या, ये गलत हो जाता है। भूपरपट्टी इसको होल्ड कर दो, कोर हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पर भूपरपट्टी, कोर और मेंटल, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि ग्रह के बाहर से, ठीक है, यानी कि जो प्लेनेट है हमारा उसके बाहर से, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, सरफेस की, किसकी बात कर रहा है, सरफेस से बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगी, भूपरपट्टी, मेंटल, और उसके बाद में क्या आएगा, कोर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या, क्वेश्चन नंबर 17, पहचाने कि भूकंप के बारे में दिए गए कथन सत्य है या गलत है। जब किनारे पर तनाव घर्षण पर काबू पा लेता है तो भूकंप आता है, जो तरंगों के रूप में क्या, ऊर्जा छोड़ता है, ठीक है, जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी से होकर गुजरता है और कंपन क्या करता है, पैदा करता है, जिसे हम महसूस करते हैं। कथन क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, कथन दे रखा है भूकंप को तब तक पूर्वाभास के रूप में पहचाना नहीं जा सकता जब तक वह उसी क्षेत्र में बड़ा भूकंप नहीं हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये कथन जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कथन एक सही है, ठीक है। और कथन देखे, कथन दो देखो, भूकंप को, यानी कि जो सेंटेंस सेकंड वाला था, भूकंप को तब तक पूर्वाभास के रूप में पहचाना नहीं जा सकता, ठीक है, जब तक कि उस क्षेत्र में बड़ा भूकंप नहीं आ जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये कहीं ना कहीं अर्थक्वेक के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब तक सिस्मोग्राफिक वेव जनरेट नहीं हो जाती, उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक हम भूकंप को पहचान नहीं सकते। यानी कि जब तक भूकंपीय तरंगे रिलीज होगी तब हम भूकंप को पहचानेंगे कि भूकंप आ जाएगा। और यहाँ पर जो है किनारे पर तनाव या घर्षण, तो ऑप्शन ए, क्या, कथन एक और कथन दो, दोनों ही जो है इस कंडीशन में क्या होंगे, सही होंगे। दोनों ही इस कंडीशन में क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, सही होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे 2022 का क्वेश्चन है, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, एक शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बोला जा रहा है नजका प्लेट, ठीक है, नजका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, पूर्वी अटलांटिक महासागरीय प्लेट, अफ्रीका प्लेट, ठीक है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट को हम क्या बोल रहे होंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये प्रमुख प्लेट है, ठीक है। और उसके बाद में अटलांटिक तल प्लेट के साथ अफ्रीका, ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट भी एक मुख्य प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट है नजका प्लेट, ठीक है, पूर्वी अटलांटिक तल प्लेट के साथ अफ्रीका। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस ऐसी अटलांटिक प्लेट के नाम से प्लेट है, अटलांटिक प्लेट भी है, और एक प्लेट जो है वो कौन सी है, वो है अफ्रीकन प्लेट। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। तो दोनों ही प्लेटें, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या, प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से, तो नजका प्लेट जो है वो क्या है, ये छोटी प्लेट है। जब हम बात करते हैं नजका प्लेट, किसकी, नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका, कोकोस और अरेबिकन, कौन सी, अरेबिकन प्लेट। तो नजका, कोकोस और अरेबिकन प्लेट जो है ये कौन सी प्लेटें हैं, ये छोटी प्लेटें, प्रमुख प्लेटें नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पृथ्वी पर प्लेटों के स्थानांतरण को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी में जो है, यानी कि जो प्लेटें हैं, वो प्लेटें कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की है। पहली जो है वो कौन सी है, अपसारी प्लेट, कौन सी है, अपसारी प्लेट, ठीक है, अपसारी प्लेट, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट। और एक है अभिसारी प्लेट, कौन सी प्लेट है, अभिसारी प्लेट, ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट। और एक है ट्रांसफॉर्म प्लेट, यानी कि सरंक्षी प्लेट, कौन सी प्लेट है, सरंक्षी प्लेट। ये तीन प्रकार की टोटल प्लेटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तीन, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर जो है कितना होगा, चार। राइट आंसर क्या होगा, चार। एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हम
एक्सट्रीम भूकंप जोन में आते हैं, क्योंकि जो है अभी भी दो प्लेटें यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, टकरा रही है। इसलिए जो है हम एक्सट्रीम भूकंप क्षेत्र में, भूकंप जोन में आते हैं। और ओवरऑल पूरे इंडिया को जो है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है, अलग अलग भूकंप जोन, अर्थक्वेक या सिस्मोग्राफिक जोन के हिसाब से। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक वाइज लेकर आया था। ठीक है, आप इसको टॉपिक वाइज नोट्स बनाते चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन आगे के एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, तो नोट्स मस्ट बी नेसेसरी। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।